जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अजय दांगी स्वागत करता हूं आपका इस दिव्यांश विरथरी यूट्यूब चैनल पर। और अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। कमेंट, लाइक और शेयर करते रहो। और अगर आपने वो घंटी के आइकन को नहीं दबाया है तो प्लीज़ प्रेस कर दो। सर, जो आज से मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ एंड द सीरीज़ इज़ रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। जो सीरीज़ है हमारी वो किससे रिलेटेड है? करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। और ये सीरीज़ हमने क्यों सोचा इसको स्टार्ट करने का? इसके दो ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि एसएससी में इसका वेटेज, क्योंकि अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो रहा है तो एसएससी में इसका वेटेज बढ़ता जा रहा है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि हम रोज़ आपको पर डे के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस क्या करेंगे, करंट अफेयर्स के प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है। अब वो क्वेश्चंस के को जब मैं डिस्कस करूँगा तो सर, जब आप इन क्वेश्चन को देखो, जब इस वीडियो को देखो तो कॉपी में जब आप इनको लिखो तो एक लाइन बीच में खींच लेना। एक लाइन क्यों बीच में ड्रॉ कर लेना? क्योंकि सर, इन क्वेश्चंस के साथ मैं कुछ आपको मिसलेनियस फैक्ट्स भी बताऊंगा, क्योंकि ये करंट अफेयर्स है, इसका बैकग्राउंड क्या है और जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में भी मैं कुछ आपको क्या दूंगा, आपका इन्फॉर्मेशन दूंगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। आप सोचते हो ना कि यार कई क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिनका आपको बिल्कुल पता ही नहीं है वो कहाँ से आए। तो दोज क्वेश्चन आर रिलेटेड टू द मिसलेनियस सेक्शन ऑफ द जीएस। वो सभी क्वेश्चन जो हैं सर, वो मिसलेनियस का जो सेक्शन होता है उससे रिलेटेड होते हैं। तो इससे क्या होगा सर, इस सीरीज से आपके दो दो पोर्शन क्या हो जाएंगे, आपके तैयार हो जाएंगे। पहला पोर्शन तो सर आपका करंट अफेयर्स का तैयार हो जाएगा और जो दूसरा पोर्शन है सर आपका, वो आपका मिसलेनियस फैक्ट आपके बहुत सारे हो जाएंगे। तो सर, जब आप एग्जामिनेशन में बैठोगे, जब आप एग्जामिनेशन में जाओगे तो आपके पास नॉलेज का, आपके पास इंफॉर्मेशन का एक पूल तैयार हो जाएगा। और एनी हाउ अगर आप इसको रिवाइज भी नहीं कर पाते हो तो सर एलिमिनेशन मेथड के जरिए, ठीक है, आप काफ़ी हद तक आंसर्स पे क्या हो जाओगे, आप पहुंच जाओगे। ठीक है। और सर, मैंने आपसे बोला भी था, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम इसके लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड हैं कि कैसे आपके 35+ नंबर इस एग्ज़ाम में हम दिलवाएं। और सर, ये होगा, इट इज़ वेरी पॉसिबल। ठीक है, ये है और इसको हम संभव करेंगे। ठीक है। बट सिर्फ एक चीज़ आपसे मुझे चाहिए, ठीक है, वो आपका थोड़ा सा टाइम है। आप वीडियो को देखिए, जो भी सुधार हो सकता है आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिए। ठीक है। बस आप हमारे साथ बने रहिए। जैसे दिव्यांश ने भी बोला है, मैं भी आपसे बोल रहा हूँ, हम सिर्फ आपसे एक लॉकडाउन का टाइम मांग रहे हैं। ये लॉकडाउन का टाइम अगर आप हमको दे देते हो तो आपके सिलेक्शन की गारंटी हम लेते हैं सर। और मैंने पहले बताया है, दिव्यांश ने भी बताया कि सर, ये चैनल सिर्फ पढ़ाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये सिखाने के लिए है और सिखाने के साथ साथ आपको आपके मुकाम तक पहुंचाने के लिए। ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सर, जो पहला क्वेश्चन अभी हाल ही चर्चा में है वो है कि मैक्स बूपा क्या है आपका? मैक्स बूपा। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ मैक्स बूपा। तो मैक्स बूपा की अगर बात करें तो मैक्स बूपा क्या है? एक हेल्थ इंश्योरेंस है। क्या है आपका? हेल्थ इंश्योरेंस है। बहुत चलता रहता है। अगर आपने देखा होगा कि आज के टाइम पे जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोगों की हेल्थ ख़राब होती जा रही है, तो लोग अब क्या कर रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस काफ़ी लेना चालू कर दिया है। तो ये मैक्स बूपा काफ़ी ज़्यादा क्या है आपका, फेमस है। बिल्कुल क्वेश्चन इससे पेपर में आ सकता है। तो अभी इसके जो एमडी हैं और सीईओ हैं, उनको वो नए बने। कौन बने? तो सर आप याद रखना, कृष्णन रामचंद्रन। कौन बने? कृष्णन रामचंद्रन। किसके? मैक्स बूपा के। मैक्स बूपा पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, व्हाट इज मैक्स बूपा। मैक्स बूपा किससे रिलेटेड है? तो याद रखिएगा सर, ये मैक्स बूपा जो है वो किससे रिलेटेड है? हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड है। स्वास्थ्य बीमा से क्या है आपकी रिलेटेड है। क्लियर है चीज़? ये याद रखने की जरूरत नहीं है आपको ज़्यादा, ये कब बनी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। बस आप इतना याद रखना, मैक्स बूपा किससे रिलेटेड है और इसके अभी जो एमडी और सीईओ हैं वो कौन है। ठीक है। तो अभी एमडी सीईओ कौन है इसके? कृष्ण रामचंद्रन। कौन है? कृष्ण रामचंद्रन। क्लियर है पहला क्वेश्चन? हम सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे सर। तो सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी एक कॉन्क्लेव हुआ जिसका नाम था आपका कॉन्क्लेव का बांस, बैम्बू कॉन्क्लेव। क्या था आपका? बैम्बू कॉन्क्लेव। बैम्बू कॉन्क्लेव। अब आप सोच रहे होगे यार, एक कॉन्क्लेव किस टाइप से हो रहा है, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है सब जगह। तो सर, एक जो कॉन्क्लेव था ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ था। किसके जरिए हुआ था? बीसी के जरिए एक कॉन्फ्रेंस आयोजित करा गया था।
ठीक है। इस कॉन्क्लेव में जो मेनली प्रोविज़न लिए गए, जो मेनली चर्चा हुई वो किस पे हुई? बम्बू मतलब होता है आपका बांस जो है उसका किस टाइप से यूज़ कर सकते हैं, किस टाइप से हम इसको एक इकोनॉमिक प्रोडक्ट की तरह बहुत ज़्यादा तरीके से अच्छा यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा की गई थी इसका। और सर अब क्वेश्चन आता है कि बांस कॉन्क्लेव में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? जो कॉन्क्लेव हुई थी उसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन ने करा? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किसने भारत का प्रतिनिधित्व करा? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। क्यों? क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन की जो मिनिस्ट्री है उसके कौन है? आपके मिनिस्टर हैं। अब इस आप समझ रहे होगे यार नॉर्थ ईस्ट क्यों आई? तो नॉर्थ ईस्ट इसलिए आई क्योंकि सर देश का 60% जो बांस है वो नॉर्थ ईस्ट में होता है। देश का 60% जो बैम्बू का प्रोडक्शन है वो कहाँ पर होता है? आपका नॉर्थ ईस्ट में होता है, ठीक है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट मिनिस्ट्री के मिनिस्टर ने इसमें क्या किया है? आपका प्रतिनिधित्व किया है, रिप्रेजेंटेशन किया है। क्लियर है चीज़? समझ में आ गया? बांस कॉन्क्लेव अभी हुआ, इसमें रिप्रेजेंटेशन कौन ने करा? जितेंद्र सिंह ने किया। कौन ने किया? जितेंद्र सिंह ने। क्यों जितेंद्र सिंह ने किया? ठीक है, क्योंकि वो मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट के क्या है? आपके मिनिस्टर हैं, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट क्यों गया उधर? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में 60% बम्बू का क्या होता है? आपका प्रोडक्शन होता है। क्लियर है चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अभी हाल ही में एक अवार्ड दिया गया, यंग कैरियर अवार्ड। यंग कैरियर अवार्ड किसमें? आपका नैनो एंड साइंस टेक्नोलॉजी। किसमें? आपका नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या करा गया? नैनो टेक्नोलॉजी में एक अवार्ड दिया गया, यंग कैरियर अवार्ड। ये अवार्ड किसको मिला गया? सौरभ लोढ़ा को मिला गया, सौरभ लोढ़ा, ठीक है। इसको आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। सर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाल ही में किस सरकार द्वारा एग्जिट ऐप लॉन्च की गई? अभी आप देख रहे हो क्योंकि सर क्या हो रहा है, कोविड-19 चल रहा है, ठीक है, सब जगह लॉकडाउन है। तो सर सभी सरकार इससे क्या करने के लिए, इसका सामना करने के लिए, इस सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें कर रही हैं। और आज के टाइम में जो सबसे सहायक चीज़ है वो है आईसीटी। आईसीटी का मतलब है टेक्नोलॉजी का प्रयोग। टेक्नोलॉजी के प्रयोग से ही आप लोगों तक पहुंच सकते हो, जैसे हम आपसे पहुंच पा रहे हैं। अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो हम आपसे कनेक्ट नहीं हो पाते। तो सर सरकारें भी इसका पूरी तरीके से क्या कर रही हैं? आपका फ़ायदा ले रही हैं। इसी प्रकार से सर अभी एक ऐप लॉन्च करी है जिसका नाम है एग्जिट ऐप। अब क्वेश्चन आता है इस एग्जिट ऐप किसने लॉन्च करी है? तो सर ये किसने लॉन्च करी है? पश्चिम बंगाल ने। अब एग्जिट ऐप का मतलब क्या है? सर जो व्यक्ति पश्चिम बंगाल में फंस चुके हैं, दूसरी स्टेट के जो व्यक्ति पश्चिम बंगाल में फंस चुके हैं वो इस ऐप को यूज़ करके ई पास बनवा सकते हैं। क्या बनवा सकते हैं? ई पास। आपने भी देखा होगा सब जगह अभी ई पास की मुहिम चल रही है। जो लोग फंस चुके हैं वो ई पास लेकर कहाँ जा सकते हैं? दूसरे शहर या जहाँ के भी वो हैं वहाँ पर वो क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं। तो क्लियर है ये चीज़? आपको समझ आ गया? एग्जिट ऐप किसने लॉन्च करी है? पश्चिम बंगाल। कुछ फैक्ट मैं बता देता हूँ पश्चिम बंगाल के बारे में। सर जो पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, आपको पता है। पश्चिम बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? ममता बनर्जी हैं। पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर हैं वो कौन है? आपकी जगदीप धनकर। कौन है? आपके जगदीप धनकर। मैं आपको ममता बनर्जी के बारे में बता देता हूँ। सर जो ममता बनर्जी हैं वो जिस पार्टी से बिलोंग करती हैं वो है आपकी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। कौन सी पार्टी है सर? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टी। पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि बंगाल में ममता बनर्जी किस पार्टी से क्या करती हैं? बिलोंग करती हैं। तो जो पार्टी है वो कौन सी है? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ठीक है सर। और ये पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी है, ध्यान रखना है। कैसी पार्टी है? आपकी राष्ट्रीय पार्टी है। क्लियर है चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। सर अभी हुआ क्या सर? एक पुरस्कार दिया गया, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, मार्क्स वॉलनबर्ग पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? मार्क्स वॉलनबर्ग पुरस्कार। सर जो पहला क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में वो डायरेक्ट एक क्वेश्चन आएगा कि ये पुरस्कार किससे संबंधित है। ये पुरस्कार जो है मार्क्स वॉलनबर्ग का जो अवार्ड है वो किससे संबंधित है? तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पुरस्कार है वो इन्वायरमेंट से संबंधित है। किससे संबंधित है? पर्यावरण से। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के लिए जो काम करते हैं लोग, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। दोबारा से सुनना सर, पहला क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि मार्क्स वॉलनबर्ग का जो पुरस्कार है वो किससे संबंधित है। तो सर आप याद रखना, ये जो पुरस्कार है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के लिए जो काम करते हैं, जलवायु परिवर्तन के लिए जो लोग काम करते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। क्लियर है ये चीज़? पहला क्वेश्चन ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि देता कौन है। तो देता कौन है सर? ये स्वीडन।
कौन देता है आपका? स्वीडन जो देश है वो इसको क्या करता है आपका? देता है, जो लोग भी अच्छा काम करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, देखते हैं अपन। ये पुरस्कार जलवायु परिवर्तन में किसके लिए दिया जाता है? आप इतना याद रखिए, बस जलवायु परिवर्तन के लिए दिया जाता है। और कुछ आपको याद नहीं रखना है किसके लिए मिला है, किसके लिए अभी क्या करा है, आपको एक कुछ भी याद नहीं रखना है। सिर्फ आपको एक चीज़ याद रखनी है, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। कौन देता है इसको? स्वीडन देता है। कौन देता है आपका? स्वीडन। और स्वीडन का जो अभी राजा है वो कौन है आपका? कार्ल गुस्ताफ है, ठीक है। कौन है आपके? कार्ल गुस्ताफ, ठीक है। आप देख लेना कौन से हैं, दूसरे तीसरे चौथे हैं। इनाम की राशि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी राशि यहाँ पर दी जाती है। क्लियर है जी? अब क्वेश्चन आता है अभी 2020 में अवार्ड किसको मिला है? तो 2020 में अवार्ड उपरोक्त सभी को मिला है। अब ऐसे नाम आप कैसे याद कर सकते हो? तो सिर्फ आप पहला नाम याद कर लो सर, जोसेफ रिचर्ड निकोलस। किसको दिया गया है? जोसेफ रिचर्ड निकोलस को। अब कई लोगों के मन में एक ख्याल आता है सर कि अगर इन्होंने पीछे वाला नाम चेंज कर दिया तो, अगर इन्होंने ए नाम चेंज करके आगे वाला ऐसे कर दिया तो। सर मैंने आपको पहले भी बताया था, एसएससी के एग्ज़ाम बनते नहीं है, सेट होते हैं। कोई इनको कॉपी पेपर रख के एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर बनाता नहीं है एसएससी के, इनको क्या करा जाता है? सेट करा जाता है, ठीक है। तो आप इसकी बिल्कुल भी चिंता मत करिए, जो शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हो बिल्कुल करिए। तो आप सिर्फ पहले वाले नाम याद कर लीजिए। सर एक और फैक्ट बताता हूँ मैं आपको स्टॉकहोम के बारे में। किसके बारे में? स्टॉकहोम के बारे में। सर स्टॉकहोम में पहली 1972 में पहली इन्वायरमेंट के लिए समिट हुई। किसके लिए समिट हुई? पहली पर्यावरण के लिए क्या हुई आपकी? समिट हुई। आप याद रखना, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? पर्यावरण समिट के नाम से जानते हैं, ठीक है। पहली पर्यावरण समिट कब हुई आपकी? स्टॉकहोम में। और इसी समिट में सर, इसी समिट में 5 जून को, इसी समिट में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। किसका निर्णय लिया गया? विश्व पर्यावरण दिवस बनाने का निर्णय लिया गया। क्लियर है चीज़? एक फैक्ट और है, आप याद रखना, स्टॉकहोम में 1972 में एक समिट होती है जो पहली पर्यावरण समिट थी। इसी समिट में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। और सेकंड फैक्ट है, इसी समिट में यूएनईपी की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? यूएनईपी की। यूएनईपी का मतलब है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका क्या मतलब है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। कब बना ये? 1972 में। कब बना? 1972 में। काय की संस्था है ये? इन्वायरमेंट को कंजर्व करना, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए प्रयासरत है ये संस्था, ठीक है। इसका HQ कहाँ पर है? तो नैरोबी में है। कहाँ पर है आपका? इसका HQ कहाँ पर है? नैरोबी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि UNEP का HQ कहाँ पर है? नैरोबी केन्या में। कहाँ पर? नैरोबी केन्या में। क्लियर है जी? समझ आ गया? हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो सर अभी हाल ही में क्या हुआ है? लॉकडाउन का माहौल है, कोई भी इंसान फिजिकल रूप से किसी से मिल नहीं सकता या फिजिकल रूप से कोई काम नहीं कर सकते, तो एक ऐप लॉन्च करी गई। और ऐप कौन सी है आपकी? वीडियो KYC इंगेजमेंट। कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? KYC इंगेजमेंट। ये किसके लिए लॉन्च किया गया? जो बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर है, क्योंकि वहाँ पर पैसे का आदान प्रदान होता है तो उनको KYC करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर। उनको ये चीज़ करनी पड़ती है, तो इसमें उनको कोई भी दिक्कत ना हो, उन्हें कोई भी इंसान को फिजिकली रूप से उनके ऑफिस में ना बुलाना पड़े, उसके लिए उन्होंने पूरी तरीके से ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म क्या करा है आपका? लॉन्च करा है। एक प्लेटफॉर्म कैसा लॉन्च करा है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है, जिसका नाम क्या है आपका? वीडियो KYC इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म। बात आती है किसने लॉन्च करा है? तो सर ये अमियो एक कंपनी है, किसने? अमियो ने इसको क्या करा है? लॉन्च करा है। इसके CEO कौन है आपका? विशाल लक्ष्मीराम का। कौन है इसके CEO? विशाल लक्ष्मीराम का। किसको? अमियो के, ठीक है। कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है? वीडियो KYC इंगेजमेंट। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो क्वेश्चन है आपका व्लादिमीर पुतिन। कौन है आपका? व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। जो कौन है आपके प्रेसिडेंट हैं? किसके? आपके रसिया के। रसिया के क्या है? प्रेसिडेंट है। उन्होंने अभी 2nd वर्ल्ड वॉर मेडल, ध्यान रखना, द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से किसे सम्मानित किया है? 2nd वर्ल्ड वॉर मेडल से। तो सर जो किसको सम्मानित करा है? किम जोंग उन। किसको सम्मानित करा है? किम जोंग उन। और सर किम जोंग को तो आप जानते ही जानते हो, ठीक है। इसको कौन नहीं जानता? अभी इसकी मौत की खबर बहुत ज़्यादा उड़ी थी, पता नहीं है अभी ये मरा है कि जिंदा है, इसके बारे में अभी पूरी तरीके से संशय बरकरार है। तो रसिया की कैपिटल मॉस्को है, ठीक है।
प्रेसिडेंट कौन है रसिया का? व्लादिमीर पुतिन है, ठीक है। करेंसी रूबल चलती है यहाँ पर, रसियन रूबल, ठीक है। अगर हम नॉर्थ कोरिया की कैपिटल की बात करें तो नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है? प्योंगयांग है। वैसे इसका जो सही नाम है नॉर्थ कोरिया का वो पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया है। क्या नाम है? पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया। करेंसी क्या है नॉर्थ कोरिया की? नॉर्थ कोरिया वॉन चलती है यहाँ पर। और तानाशाह जो है यहाँ पर वो कौन है आपका? किम जोंग, बहुत ही फेमस है, आप इसको जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी एक प्रोग्राम चलाया है जिसका नाम है समुद्र सेतु। क्या नाम है आपका? समुद्र सेतु, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर ये समुद्र सेतु अभियान क्या है? सर समुद्र सेतु अभियान अभी इंडियन नेवी ने चलाया है। किसने चलाया है? इंडियन नेवी ने। और ये अभियान किसके लिए चलाया है? जो लोग फंस चुके हैं, भारत के जो लोग दूसरे देशों में फंसे हैं उनको निकालने के लिए, ठीक है। ये अभियान कौन चला रहा है आपका? इंडियन नेवी चला रही है, ठीक है। तो याद रखना आप कौन सा अभियान समुद्र सेतु काय के लिए चलाया है आपका? जो कोविड-19 की वजह से, किसकी वजह से? कोविड-19 की वजह से जो दूसरे देशों में लोग फंसे हैं उनको निकालने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। किसके द्वारा? इंडियन नेवी के द्वारा। किसके द्वारा? इंडियन नेवी के द्वारा। क्लियर है जी? ये आंसर गलत है इसमें, आप इसको इंडियन नेवी कर लेना। क्या कर लेना? इंडियन नेवी, ठीक है। मैं आपको थोड़ा बहुत और बता देता हूँ सर। CISF का मतलब क्या होता है आपका? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। जो आपके बड़े बड़े औद्योगिक परिक्रम हैं उनकी रक्षा करने के लिए, उनकी सिक्योरिटी करने के लिए एक पुलिस फोर्स बनाई गई जिसका नाम क्या था? CISF। कब बनी? 1969 में। कब बनी आपकी? 1969 में एक पुलिस फोर्स बनाई गई। क्लियर है चीज़? सेकंड हम DAC की बात करते हैं। तो DAC का मतलब है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। अब ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल क्या है सर? तो सर जितने भी सौदे होते हैं, जितने भी क्या हैं आपके एग्रीमेंट होते हैं डिफेंस में, कोई भी चीज़ को लेने के लिए, प्रोक्योरमेंट करने के लिए, यार आपको टैंक प्रोक्योर करने हैं, गन प्रोक्योरमेंट करना है, वो सब की सब चीज़ें कौन देखता है आपका? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC देखता है। इस DAC की स्थापना 2001 में हुई थी। कब हुई थी आपकी? 2001 में। जब कारगिल वॉर ख़त्म हुआ तब हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की महसूस हुई, ठीक है। तो आप याद रखना DAC की स्थापना कब हुई आपकी? 2001 में। अब हम हाल के बारे में देख लेते हैं। हाल क्या है? तो हाल है सर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हाल क्या है आपका? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। सर ये किसकी आपकी जो एयर डिफेंस है, भारत का जो एयर डिफेंस है उससे रिलेटेड सबसे बड़ी संस्था है भारत में। उससे रिलेटेड क्या है आपकी? सबसे बड़ी संस्था है, ठीक है। इसका जो HQ है वो कहाँ पर है आपका? बेंगलोर में। कहाँ पर इसका HQ? बेंगलोर में। 1964 में एक क्या थी आपकी? बनी थी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। याद रखना आपकी सबसे बड़ी संस्था है किसके लिए? एरोस्पेस के क्षेत्र में, ठीक है। कब बनी? 1964 में। HQ कहाँ पर है आपका? बेंगलोर में। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी एक अभियान शुरू करा है, आप फेसबुक पर हो तो शायद आप इसको देखते होंगे, आई फॉर इंडिया एक ऐसा अभियान है जहाँ पर जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी कलाकार हैं, आपने भी देखा होगा शाहरुख खान वगैरह, ये सब लोग क्या कर रहे हैं? कंसर्ट आयोजित कर रहे हैं। कैसा कंसर्ट है? वर्चुअल। यहाँ पर वो सब लोग घर पे बैठे बैठे कुछ ना कुछ अपनी स्किल से, कुछ ना कुछ अपने जो गायक कलाकार है वो गाना गाकर, जो एक्टिंग करता है वो एक्टिंग कर कर क्या कर रहे हैं आपके? एक कंसर्ट, वर्चुअल कंसर्ट आयोजित करवा रहे हैं जिससे कुछ पैसे कमाएं। क्या कम जाएँ? पैसे। और ये पैसे का यूज़ कहाँ पर होगा फिर आपका? कोविड-19 से लड़ने के लिए, ठीक है। तो एक जो कंसर्ट है आई फॉर इंडिया, इसको किसने आयोजित करा है? तो फेसबुक ने आयोजित करा है। बहुत ज़्यादा फेमस है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अभी हाल ही में किसने सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान चालू किया? क्यों ये अभियान चालू करा? वेरी इंपॉर्टेंट है। सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान है। क्यों? क्योंकि जो कोविड-19 है, जो आपका कोरोना है, उससे सबसे ज़्यादा खतरा किसको है? सीनियर सिटीजन्स को। किसको खतरा है? सीनियर सिटीजन्स को। तो सर जो नीति आयोग है, कौन आपका? नीति आयोग जो है उसने एक अभियान चलाया है। नीति आयोग जो है उसने एक अभियान चलाया है सीनियर सिटीजन्स को क्या करने के लिए? सिक्योर करने के लिए। किससे? कोविड-19 से। क्लियर है ये चीज़?
ठीक है, किसने चलाया है? नीति आयोग ने। क्लियर है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं नीति आयोग के बारे में। तो सर नीति आयोग क्या है? तो सर ये प्लानिंग कमीशन, इससे पहले क्या हुआ करता था आपका, एक योजना आयोग हुआ करता था, प्लानिंग कमीशन। इसको ख़त्म कर कर हमने 1 जनवरी 2015 को, कब? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की। कब की? 1 जनवरी 2015 को हमने इसकी स्थापना की। क्लियर है जी। इसके बारे में मैं अपने इकोनॉमिक्स के लेक्चर में आपको डिटेल में बताऊंगा। आप बिल्कुल मत स्किप करिए सर, इकोनॉमिक्स के लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इकोनॉमिक्स के लेक्चर स्किप करते हो तो सर ये बात बिल्कुल मान लेना कि 3-4 नंबर आप एग्जामिनेशन में क्या करने वाले हो, पूरी तरीके से स्किप करने वाले हो। और सर आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर मैं बात करूँ तो मेरे मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर, हर एक लेक्चर मेरा 20 मिनट का होता है। अगर मैं बात करूँ तो मोस्टली 10 लेक्चर होने वाले हैं। 10 × 20 आप करोगे तो मोर एंड मोर 5 या 6 घंटे, 5 या 6 घंटे में आपका एक पूरा टॉपिक ख़त्म हो रहा है। आप थोड़ा सा इस टाइप से सोचना चालू करिए। इकोनॉमिक्स भी ऐसी 5-6 घंटे में ख़त्म होगा। हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री कुल मिला के हो सकता है 10 घंटों में ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो सर एक दिन से भी कम समय है, तो आप अगर थोड़ा भी समय यहाँ पर इन्वेस्ट कर देते हो तो आपके पूरे टॉपिक तैयार होने हैं। और इसकी गारंटी मैंने ली है सर, इसके बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। ठीक है, तो ये नीति आयोग है। ठीक है, इसने इसको अभियान को चालू करा है। एक CSIR भी है, शायद आप इसको जानते होंगे। सर जो CSIR क्या है आपका? सेंट्रल इंडस्ट्रियल साइंटिफिक रिसर्च। क्या है आपका? सेंट्रल इंडस्ट्रियल साइंटिफिक रिसर्च। ये भारत की सबसे बड़ी संस्था है। किसके क्षेत्र की? रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो सबका सब कौन करता है? आपका CSIR। कब बनी थी आपकी ये? तो 1942 में बनी थी। कब बनी थी? 1942 में बनी थी। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस राज्य ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया? तो अभी मैंने जैसे बताया कि सबके सब जो राज्य हैं वो ऐप लॉन्च कर रहे हैं। तो ऐसी ऐप किसने लॉन्च करी है? आपकी उत्तर प्रदेश ने। किसने लॉन्च करी है? उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश की कैपिटल आपको पता है लखनऊ है। CM आप सब भली बात ही जानते हो, योगी आदित्यनाथ। और जो गवर्नर है वो आनंदीबेन पटेल हैं। कौन है आपकी? आनंदीबेन पटेल। ठीक है ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अभी हुआ क्या, एक एक्स सेंट्रल मिनिस्टर का क्या हो गया? आपकी डेथ हो गई। तो वो कौन है आपका? दलित अजीमलाई। कौन है आपके? दलित अजीमलाई। एक क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए दलित अजीमलाई, क्योंकि नाम भी बहुत कॉमन नहीं है। दलित अजीमलाई किस एक फील्ड से रिलेटेड है? 4-5 फील्ड आपको पेपर में दे दी जाएंगी, जिसमें एक पॉलिटिशियन होगा, एक आपका आर्टिस्ट होगा, एक आपका म्यूज़िक डायरेक्टर होगा। इस टाइप के 4 ऑप्शन आपसे बना दिए जाएंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए एक किस एक फील्ड के हैं। तो आपको वहाँ पर बताना है कि किस एक फील्ड के हैं। ये पॉलिटिशियन है। क्या है ये? पॉलिटिशियन है। पूर्व केंद्रीय मंत्री थे वाजपेयी सरकार में, जब बीजेपी गवर्नमेंट की सरकार थी आपकी। ठीक है, तब 1998 के टाइम में हेल्थ मिनिस्टर रहे थे। ठीक है, क्लियर है चीज़, समझ में आ गया आपका? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम आगे वाले लेक्चर में और ढेर सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। करंट अफेयर्स के साथ साथ आपका मिसलेनियस पोर्शन भी मैं आपका तैयार करता चलूँगा। थैंक यू सो मच।